गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन दिस वीडियो हम लोग एथर एनर्जी के बारे में बात करेंगे। नाउ क्लियरली इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाली वीडियो देख ली है तो आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। अब इस वीडियो में हम लोग करना क्या चाहते हैं, इस वीडियो को हम लोग 7 या 8 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक हम लोग सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही है एक ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे। फिर उसके बाद एथर एनर्जी क्या करता है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कैसी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहता है, कैसे वो टेक को आगे लेके जा रहा है, कैसे ये कंपटीशन को सर्वाइव कर रहा है, इसके इश्यूज क्या हो रहे हैं। फिर इसके गाइडेंस के बारे में बातें करेंगे। फिर और कुछ पूरे बैटरीज वगैरह की जो पूरी सिनेरियो है हमारे कंट्री में, इस चीज़ों के बारे में बात करते हुए एक कंक्लूड करेंगे वीडियो को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप सेक्टर को देखोगे, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर वाले सेक्टर्स को देखते हैं हम लोग। तो हमने जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, तो जो इंडिया की पूरी मार्केट है टू व्हीलर इंडस्ट्री, लगभग 70 60 70% के बीच में आपका स्कूटर्स आता है और 30 35% के बीच में आपका टू व्हीलर्स आ जाता है। अब टू व्हीलर्स में धीरे धीरे आपकी मोपेड्स, पहले पूरा जुपिटर, ये फिर जो आपकी एक्टिवा वगैरह, इन सभी चीज़ों का टाइम रहा। फिर अभी धीरे धीरे वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पेनिट्रेशन हो रही है। तो अभी जब आप अगर पूरे टू व्हीलर्स को देखोगे ना, तो वहाँ पे लगभग 5 से 7% के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से पेनिट्रेट कर लिया है। उसके अंदर जब हम लोग सिर्फ टू व्हीलर्स मतलब स्कूटी वगैरह के अंदर भी आएंगे, तो वहाँ पे अभी अगर आप पेनिट्रेशन देखोगे ना इसका, तो अब मतलब 15 20% के बीच में पेनिट्रेट कर लिया है। तो जब आप इस पेनिट्रेशन को देखते हो, आप सपोज कीजिए पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स की मार्केट चल रही है और सीएजीआर तो लगभग 100% सीएजीआर पे ग्रो किया है। नाउ जब अगर आप इसके एडॉप्शन कर्व को देखोगे ना, मतलब बेसिकली इस तरह से है, जो नए बायर्स होंगे, कोई भी एक नए सेक्टर में जब नया प्रोडक्ट आता है, नॉट जस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर और किसी भी सेक्टर है इन जनरल, तो वहां पे जो पहले उसके परचेसर्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट को नॉट फॉर द कन्वीनियंस खरीदते हैं। मतलब वहां पे वो उसकी इकोनॉमिक्स नहीं देखता है। मतलब जो स्टार्टिंग में 10 से 15% लोग होते हैं, वो उसको एक फैशन स्टेटमेंट की तरह से देखते हैं। एक नया प्रोडक्ट है, वो लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से काम करता है, क्या इन्होंने नई टेक्नोलॉजी ली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे जैसे हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं, तो अभी वो स्मार्ट ग्लासेस आ गए हैं जिसमें आप ग्लासेस के वाया ये बहुत सारी चीजें जेस्चर्स के वाया कंट्रोल कर सकते हो। तो इट्स लाइक दे आर नोन एज द इनोवेटर्स एंड द अर्ली अडॉप्टर्स। तो ये लगभग जब आपके 10 15% जो पॉपुलेशन होती है वहां पे वर्क करता है। तो अभी जो इंडिया की इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर सेगमेंट है, तो वहां पे वो लगभग 15 से 20% हो गया है। तो अब यहाँ से जितनी भी कंपनियां आए ना, इन सभी का जो प्रोग्रेस हो रहा है, कंपनी बजाज, बजाज ऑटो, या फिर आज जो आपके हीरो हीरो मोटोकॉर्प है, या फिर जो आपकी एथर, और फॉर ओकिनावा तो अभी तो उतना है नहीं उसका, या फिर ओला इलेक्ट्रिक। तो इन सभी आप पूरे मार्केट को देखोगे तो पेनिट्रेशन आपका लगभग 15% 20% के बीच में हो गया है। सो इस एडॉप्शन कर्व से ये लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं। अब जो दूसरा पर्पस है इनका, वो 20% से बाहर जाने का है। कहने का मतलब क्या है कि जो पूरी स्कूटर सेगमेंट है वहां पे आप इसको डीपली पेनिट्रेट करना चाहते हो, लेकिन जब आप 20% मार्केट से ऊपर जाओगे, तो वहां पे हम जैसी कस्टमर्स आते हैं। मतलब जो एक लार्ज चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, जो कि बेसिकली कॉस्ट कॉन्शियस है, उसको कन्वीनियंस देखना है, उसको प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखनी है, कितना वो टेस्ट हो गया है। मतलब कई बार वो ऐसे कस्टमर्स होते हैं वो लॉजिक से ड्राइव ना होके, कई बार हमें एक सोसाइटल जो उसकी एक्सेप्टेंस होती है उस चीज को भी लेके चलना होता है। तो जब भी आप इस सेक्टर को देखोगे ना, तो इसमें जैसे मान लीजिए इसको कहते हैं एक न्यू कोहर्ट को क्रैक करना। तो सपोज कीजिए उन्होंने 0 से लेकर 10% के कोहर्ट को क्रैक किया, फिर जब वो 10 से 20 में जाते हैं तो वहां पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा डल पीरियड है, डल पीरियड चलेगा इस पूरे सेक्टर के अंदर। फिर वहां पे इनकी मार्केटिंग होगी, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसको अपनी सर्विसेज देंगे, कुछ इश्यूज आएगा उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो इस तरह से वो लोग नए में पेनिट्रेट करते हैं। सो जो पूरी सेक्टर है अभी, ये आपकी 20% से लेके उसके ऊपर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये 20% से लेके 50 60% का सेगमेंट आएगा, ये पूरा मास मार्केट है। तो यहाँ पे इसको पेनिट्रेट करना है, इसको कहते हैं बेसिकली अर्ली अडॉप्टर्स। तो अभी सेक्टर उस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो अभी देखिए एक पूरा सेक्टर जब ट्रांजिशन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो अभी जैसे अगर आप, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो सरकार ने इस पूरे सेक्टर को इवॉल्व करने के लिए आपको डिस्काउंट्स कह रहा हूँ, सब्सिडीज वगैरह का सहारा लिया था। तो इंडिया में फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की फेम स्कीम आई, स्कीम 1 एंड स्कीम 2। तो उन सब में क्या था, आपको सब्सिडीज वगैरह देते थे, गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट्स करवाती थी इन सभी से। तो इस तरह से आगे चल रहा था। अब जैसे जैसे सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, नए नए प्लेयर्स आपके आ रहे हैं, तो वो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट कम है। बट इसका दो चीज होता है, एक तो आपका इकोसिस्टम डेवलप होता है, एट द सेम टाइम प्लेयर्स को इश्यूज भी आते हैं। इश्यूज कैसे आते हैं, तो अभी कुछ सालों पहले आपकी जो 20,000 रुपीज की सब्सिडी मिलती थी, वो घट के पहले 10,000 की, ये लगभग 2022 का टाइम था। तो जब वो सब्सिडी आप घटा दोगे, तो एक ऑल ऑफ अ सडन जितनी भी आ, ये आपके ओईएम्स है उनकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसके कारण क्या होता है अभी, लेकिन जो कस्टमर है वहां पे, तो वो तो चाहेगा कि मुझे सस्ते में प्रोडक्ट मिले।
तो एक ह्यूज कॉम्पिटिशन ऑफ डिस्काउंट स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे ओईएम अपना कैश बर्न करते हैं और वो अपने वॉल्यूम्स को ड्राइव करने के लिए, तो आपने बहुत सारे कंपनीज को देखा होगा, उनके वॉल्यूम नंबर्स तो आते हैं बट उनका लॉसेस जो थे, खास करके जो न्यू एज कंपनीज है, तो उनके लॉसेस वाइडन हो रहे थे। तो वहां पे कंपनी अपना कैश बर्न करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी जो स्कीम चल रही है वो पीएम ई ड्राइव स्कीम चल रही है, जो कि अभी मार्च 2026 तक चलेगा, उसके बाद वो भी स्कीम हट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखिए 20,000 10,000 हुआ तो 10,000 रुपए का डिक्रीमेंट हुआ, वैसे ही आप 10,000 से जब 5,000 हुआ तो वहां पे 5,000 का गैप है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो जो पूरे सेक्टर की सब्सिडी पे डिपेंडेंस है वो कम होगी धीरे धीरे। तो जब आप एथर इलेक्ट्रिक को देखते हो तो इनका जो ओवरऑल सब्सिडी पे डिपेंडेंस रहता है वो लगभग 3% के बीच में रहता है। तो अगेन जो सेक्टर है एक तरह से आपकी आगे की ओर बढ़ रही है, जहां पे इनका सब्सिडी पर डिपेंडेंस नहीं रहे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। तो इस तरह से इनका ट्रांजिशन हुआ है। अब और भी अगर आप चीजें देखेंगे ना, आप जैसे इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स में देखिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोडक्ट होती है उसकी आपकी रीसेल वैल्यू क्या है। तो पहले सभी कंपनीज भी जब आपके डिस्काउंट्स वगैरह देती है तो उससे क्या इशू होता है, इस इशू ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है एक तरह से उसकी आप उसकी उसको कमोडिटी बना दे रहे हो, उसकी जो ब्रांड प्रीमाइजेशन होती है वो कम हो जाती है। तो जो भी कस्टमर होगा वो उसको सेल करेगा तो उसको उतनी वैल्यू मिलती नहीं है। तो इसी में जो एथर एनर्जी का अप्रोच है वो काफी डिफरेंट है। वो लोग क्या करते हैं, अपने किसी भी पुराने प्रोडक्ट की अगर मान लीजिए सब्सिडी कम हो गया, फिर बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, तो वहां पे उसके प्राइसेस कम नहीं करते हैं, रादर एक उसका नया वेरिएंट बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पुराना प्रोडक्ट होता है वो आपका एक तरह से प्रीमियम फील ही देता है, और दिस इज हाउ वो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बढ़ा है इनका। ओके, तो अभी देखिए इसके अलावा भी सेक्टर में और भी कुछ कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ और ट्रांजिशन हुए, जैसे गवर्नमेंट का एक जीएसटी कट वगैरह आया था। तो उससे क्या हुआ, जो आपके आईसी वाले जो होते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स की प्रिंसिपल वाले, मतलब जो हिस्टोरिकल आपके स्कूटर्स रहे हैं आईसी इंजन वाले, तो वहां पे उसकी सेल्स बढ़ गई थी क्योंकि पेट्रोल पे आई थिंक जीएसटी कम कर दिया था। तो उसके कारण भी सेक्टर में थोड़ा सा पैनिक आ गया था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे मैं रिन्यूएबल एनर्जी के वीडियोस में डिस्कस करता हूँ कि जब एक लॉन्ग टर्म आप थीम देख रहे हो, मतलब एक पाथ है, तो उसमें बीच में आपको बूस्ट मिलेगा, फिर कुछ पीरियड्स डिप मिलेंगे, जैसे कि ये जीएसटी का चेंज होना, जैसे अभी वो पीपीएस के कैंसिलेशन वाली बात चल रही है रिन्यूएबल सेक्टर में। तो इस तरह से आपको देखना है, बट वो ओवरऑल वो होता है ना कि थोड़ा ऊपर नीचे होकर वो पाथ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो दिस इज हाउ दिस सेक्टर में भी होता है। फिर अभी गवर्नमेंट के कुछ बीआईएस रेगुलेशंस वगैरह चेंज होते हैं। फिर अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। अब ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, जो भी लोग आप लोग स्कूटी ड्राइव करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग एक फास्ट स्पीड पर ब्रेक डालते हैं तो स्कूटी स्कूटी स्किड करने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करेगा, बेसिकली आपके स्कूटी को पूरा इंस्टेंटेनियसली हॉल्ट नहीं करेगा, रादर उसको थोड़ा सा रोटेट करने देगा एट अ स्मॉलर स्पीड, ताकि वो स्किड ना करे, टायर्स खराब नहीं हो, एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हो। तो अब सेक्टर का इससे दिक्कत क्या है, कि अब देखिए कुछ कंपनीज है जो अभी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा के नहीं रखता है। तो उससे क्या होगा, जिन कंपनियों को लगाना पड़ेगा उसके लिए आपको कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो एक तो वहां से इशू आएगा। अब इसमें एथर इलेक्ट्रिक अगेन एक बेटर आगे बढ़ता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। क्यों? क्योंकि इनके पास एक उसका मिमिक करने वाला एक सॉर्ट ऑफ सिस्टम भी है, और दूसरा ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स देते हैं। मतलब इनकी जो स्कूटीज वगैरह होती है, स्कूटी कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो होते हैं वो आपके थोड़े हायर प्राइस पे भी बिकते हैं। तो अगेन इनको जो इम्पैक्ट आएगा उस चीजों से भी कमाने वाला है। और बाकी इनका प्राइस राइज भी करते हैं अपने प्रोडक्ट की, इसी प्रीमियम प्रोडक्ट है, डिस्काउंट से फोकस रहता नहीं है इनका। तो ये तो बेसिकली एक सेक्टर के बारे में बात होगी, जो सेक्टर में चीजें चल क्या रही हैं। अब अब हम लोग एथर इलेक्ट्रिक पे आते हैं डायरेक्टली। तो अब जब जब आप एथर इलेक्ट्रिक को देखोगे तो एथर इलेक्ट्रिक करता क्या है, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स ही बनाता है। तो इसमें अब जब आप देखेंगे इनका इकोसिस्टम को देखते हैं, पहले हम लोग पूरे बिजनेस वर्क कैसे करता है इनका। तो जो जब आप किसी भी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स को बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीज लगेंगी। एक चेसिस कहने का मतलब वो ढांचा जिसके ऊपर आपकी पूरी इंसान बैठेगा, और वो सारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आपके लगेंगे। तो चेसिस है, चेसिस बनाता है खुद से। फिर पावर ट्रेन क्या होती है, वो मोटर्स होंगे, मोटर कंट्रोलर होंगे। अगर आपने बेलराइज इंडस्ट्री देखा है तो वह भी एक पावर ट्रेन वाले चीज में काम करता है। तो बेसिकली वो कैसे बेसिक मतलब ये मूवमेंट, मतलब जो पावर निकलेगी वो पावर को आप कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके व्हील्स तक पहुंचाओगे, उसको पावर ट्रेन कहते हैं। तो वो भी खुद से बनाता है। फिर जो मोटर्स कंट्रोलर्स वगैरह होंगे, लाइट्स वगैरह होंगे, ये सारी चीजें खुद से करता है। ये क्या चीज नहीं करता है, अभी जब आप किसी भी बैटरी वाली कंपनी या फिर किसी भी चीज को देख रहे हो, और इन जनरल अगर आप रिन्यूएबल को भी देख रहे हो, क्योंकि दोनों लिंक्ड ही एक तरह से, तो जो बैटरी वाली पार्ट होती है वो एक लार्ज चंक ऑफ मेजर कॉस्ट होता है इनका। अब तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कि वो कॉस्ट किस तरह से रहता है। तो लार्ज चंक ऑफ जो इनका कॉस्ट होता है वो आपका बैटरीज हो गया, फिर मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं आपके, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होती है, और बाकी जो कुछ अदर एक्सेसरीज होते होंगे। नाउ अब
जो बैटरी है ये लोग खुद से सिर्फ बैटरी पैक पैक करते हैं, जो सेल्स वगैरह पार्ट है उसमें खुद से नहीं करते हैं। अब ये लोग सेल्स वगैरह कहाँ से करेंगे? तो सिंस आपने देखा है इंडिया में अभी तो पूरी बैटरी की इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुई है, उसमें टाइम लगेगा। नाउ सो दीज ऑल थिंग्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट मोस्टली फ्रॉम द चाइना। तो उसके कारण क्वेश्चन हो जाता है आपकी रॉ मटेरियल की सप्लाई कैसी है, उस पर हम आते हैं। तो एक तो वो चीज होगी, तो बैटरी ये लोग बाहर से बनवाते हैं। सिमिलरली जो आपके बैटरी इंफ्रा होती है ना, जो आपको चार्जिंग करने के लिए लगेगा, वो भी इनका डिजाइन खुद का है, बट उसको आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये चीज हो गई, सॉरी अपने डीलर से लेते हैं। फिर इसके अलावा और जो बाकी कंपोनेंट्स वगैरह हो गए वो खुद से परचेज करते हैं। और बाकी R&D वाला जो पार्ट होता है वो सारा खुद का होता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो इनकी पूरी सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसको ये लोग एथर स्टैक कहते हैं अपना, उसका जैसे आपके मोबाइल फोन्स में अलग अलग वर्जन आते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, तो वो आगे आगे बढ़ा है। और अभी जैसे इस बार अभी इस ईयर में अगस्त 2025 के अंदर इन्होंने एथर स्टैक 7 अपना स्टार्ट किया है। तो उसमें भी नए नए फीचर्स हैं, जैसे कि आपकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, स्किडिंग वगैरह चीज होती है, नेविगेशन चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो उसमें वो लोग अपडेट करते रहते हैं। तो इस तरह से वो लोगों ने उसमें आगे बढ़ा है। तो सॉफ्टवेयर जो है इनका, मिस्टर विवेक मेहता जी जो इनके फाउंडर है, तो उन्होंने उसको अपग्रेड किया है और इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये लोग खुद से बनाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम जो बैटरी और सेल पैक्स और चार्जिंग इंफ्रा वाली चीज है जो अपने डीलर्स को ये लोग देते हैं, सॉरी परचेज करते हैं, और बाकी जो R&D करके जो मोटर कंट्रोलर्स वगैरह होते हैं, इनकी R&D खुद से होती है। इसको जाके अपने जो बेसिकली ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती होंगी उनको कहते होंगे बनाने के लिए, तो वहां से वो प्रोडक्ट बन के आता है और उसको अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। तो ये तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स के बारे में हो गया। अब अब हम लोग, ये कंपनी क्या काम करता है वो हमने देख लिया। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स कैसे क्या क्या है। अब प्रोडक्ट्स क्या है, ऑफ कोर्स आपके इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स होगा। सो इन्होंने 2018 के आसपास आपकी एथर 450 सीरीज स्टार्ट की थी। ठीक है, अब उस सीरीज के अंदर इन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, मतलब बेसिकली अलग अलग वर्जन लॉन्च किए हैं। अब जो एथर 450 सीरीज है ये आपकी सदर्न इंडिया मार्केट के लिए फेवरेबल है। तो बेसिकली क्या है, वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्कूटी इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर थी। सो ऑफकोर्स उसका प्राइस ज्यादा होगा, वो लगभग 1,20,30,000 के बीच में पड़ती है। तो पहला प्रोडक्ट वहां पे वो किया। दूसरा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया आपका एथर रिट्जा। तो उसमें भी अगेन बहुत सारे वेरिएंट्स लॉन्च किए, तो वो वाली लॉन्च हुई। अब वो जो प्रोडक्ट है वो उनको हेल्प किया है इनको एक्सपांशन करने के लिए फ्रॉम द सदर्न इंडिया टू द आपकी जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, मतलब आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाला जो बेल्ट है उसको एक्सपांड करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये रेडजा मॉडल हो गया इनका। अब इसके अलावा इनका एक थर्ड, अब इनके इसके अलावा जो इनका एक थर्ड प्लेटफॉर्म आ रहा है उसको कहते हैं ये लोग EL प्लेटफॉर्म। तो इसको भी इन्होंने अभी जो इनका एक पूरा बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, एथर कम्युनिटी मीट टाइप का करते हैं, लाइक एन इवेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। एनुअल इवेंट होता है इनका, जनरली अक्टूबर के आसपास होता है। तो अभी इन्होंने अक्टूबर में भी वो इवेंट किया है, तो उसमें उन्होंने अपने EL प्लेटफॉर्म को दिखाया है। प्लेटफॉर्म को दिखाया है कहने का मतलब क्या, जो चेसिस है, चेसिस वाले चीज को दिखाया है जिसपे वो पूरी स्कूटी बनेगी, उस चीज पे दिखाया है। अभी तक वो स्कूटी डेवलप नहीं हुई है। टाइमलाइन जो है उस स्कूटी का डेवलप होने का वो आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है। तो वो जब आएगा तब हम देखेंगे। सो ये दीज आर द 3 मेन प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो एक जो लार्ज चंक ऑफ जो इनका रेवेन्यू आता है वो इनके इन्हीं प्रोडक्ट से आता है, आपके 450 सीरीज रिट्जा मॉडल और जो EL अभी आया नहीं है। नाउ ये लगभग आपको देखेंगे लगभग 89-90% के बीच में रहता है। अब बचा हुआ 10-12% कहाँ से आता है, ये बेसिकली आप कहते हैं नॉन व्हीकल रेवेन्यू कह सकते हो आप। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मैंने आपको बोला इनके सॉफ्टवेयर वाली चीज होगी। सॉफ्टवेयर में इन्होंने एथर स्टैक अपना बना रखा है, तो उसमें बहुत सारे नेविगेशन होगा, उसके लिए बेसिकली सॉर्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग चीज जो इनका अटैच रेट है, अटैच रेट क्या होता है, जब कोई इंसान अपना स्कूटी खरीद रहा है तो साथ में क्या वो उनका ये वाला एथर स्टैक का भी फीचर ले रहा है, तो उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करते हैं। तो वो देखेंगे तो वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और लगभग पहले वो 84% पे था, फिर वो बढ़ के आपका 87-88% हुआ है, और अभी आई थिंक Q2 के एंड में वो लगभग 89% हो गया है। सो एक तो लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू वहां से आता है, अराउंड 6-8% रेवेन्यू वहां से आता है। फिर जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, तो वहां पे मैंने कहा था कि जो कंपनीज होती है, जैसे मैंने रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल किया था आई थिंक, तो कंपनीज के एक्सेसरीज होते हैं। तो सिमिलरली जब आप एथर को भी देखोगे तो इनका एक एथर हेलमेट होता है, तो उसके पीछे वो हेलो लिखा रहता है यहाँ पे, तो एक हेलमेट रहता है। फिर इसके अलावा फ्रंक्स कहते हैं, फ्रंक्स क्या होता है, बेसिकली फ्रंट ट्रंक हो गया, इसी को कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं तो फिर टायर मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। फिर इसी में, तो ये तो इनके एक्सेसरीज की बात कर ली मैंने। सो अभी जैसे ओला इलेक्ट्रिक आपका स्कूटर सेगमेंट में जा रहा है, तो क्या ये कंपनी स्कूटर में जा रही है? तो ऑफ कोर्स जा रही है, बट स्कूटर जो जब आप देखोगे ना, स्कूटर सॉरी बाइक्स, तो जो इनका बाइक वाला प्लेटफॉर्म है उसको कहते हैं जेनिथ प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका अगेन काफी परफॉर्मेंस ड्रिवन होगा, 125 सीसी के ऊपर आएगा। तो अभी जो कंपनी का फोकस है वो पहले आपका 450 सीरीज जो है उस पर काम कर रहा है, काम तो कर लिया है, सदर्न मार्केट में पूरा पेनिट्रेटेड है। फिर जो आपके रिट्जा मॉडल है जो कि बेसिकली फैमिली पर्पस को सर्व करेगा,
जो मतलब फैमिली वाले लोग होते हैं, जो शौकिया बायर्स नहीं है, उनके लिए काम करेगा। तो अगेन इसलिए उसकी प्राइसेस भी जो होती है ना, लगभग 1,90,000 के बीच में रहती है। फिर इसके बाद ये लोग एएल प्लेटफॉर्म लाएंगे, तो एएल प्लेटफॉर्म तो आपका नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। फिर उसके बाद वो लोग जेनिथ पे लाएंगे, तो अभी उन पे काम हो रहा है। तो दिस इज हाउ द कंपनी आगे करके प्रोग्रेस करेगा। सो ये चीज है। ओके, सो अभी जैसे अगर आप देखोगे ना, ओके, तो जैसे अगर आप देखोगे तो अभी आप दो एक्सेस बनाइए, एक आप रेंज की एक्सेस बनाइए, एक आपकी परफॉर्मेंस की एक्सेस बनाइए। तो जब तक इनका ईएल प्लेटफॉर्म नहीं आया था, तो इनके पास रेंज तो काफी था, और जो बट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो काफी था, बट रेंज वाली चीजों में कमी आ रही थी इनको, मतलब बेसिकली लो कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं था। तो जो ईएल प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली क्या करेगा, इनको एक पूरे मास इंडियन मार्केट को सर्व करने में फोकस करेगा। नाउ अगेन यू शुड कनेक्ट इट विद द मास अडॉप्टर, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कैसे पेनिट्रेशन होता है, एडॉप्शन कर्व जो होती है। तो जो 20 से 60% का सेगमेंट है, वहां पे पेनिट्रेट करने के लिए इनको आपका जो इनका ईएल प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो इस तरह से बेसिकली क्या है, ये हर तरह के प्रोडक्ट सेगमेंट में आप घुस चुके हैं, इलेक्ट्रिकल स्कूटी वाले सेगमेंट के अंदर। सो ये इनके प्रोडक्ट के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स क्या है इनके। सो किसी भी रिटेल कंपनी जो है, खासकर एक कंज्यूमर्स की कंपनी होती है, इतनी सारी हमने ज्वेलरी कंपनीज या फिर आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए, तो जो कंज्यूमर मार्केट होता है उसमें लिए उसके लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, फॉर एग्जांपल वी टू के कपड़े जिस सेगमेंट में वो लोग वर्क करते हैं, वहां हमें दिखता है कितना अच्छा है। सिमिलरली फॉर आपका कल्याण और प्रियन गढ़कल की बात भी आप कर सकते हो। तो वैसे ही, तो मैंने जो अभी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, तो आपने वहां पे देख लिया प्रोडक्ट्स में कैसे कैसे इनकी चीजें हैं। सो एक तो वो आपको ड्राइव करेगा, दूसरा साथ ही साथ आपको नए स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द कंपनी इज द मार्केट लीडर इन द सदर्न इंडियन मार्केट। अब सदर्न इंडियन मार्केट में ये लोग किस चीज को कहाँ कहाँ लेते हैं, तो आप मान लीजिए महाराष्ट्र से नीचे जितने भी स्टेट्स हो गए, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आई थिंक दिस, और आई थिंक ये आपका आंध्र प्रदेश को भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपको मैप में दिख जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली सदर्न मार्केट में ये लोग मार्केट लीडर है, और काफी समय से मार्केट लीडर चल रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी की स्टार्ट ही आपके सदर्न मार्केट से हुई थी। नाउ जो ये लोग मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया होता है उसको मिडिल इंडिया कहते हैं। तो अभी वहां पे ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब वहां पे पेनिट्रेट कर रहे हैं। सो वहां पे इनका जो रिट्जा मॉडल है वो वाला चीज काम करेगा। नाउ अभी जैसे अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने कंटिन्यूअसली जो इन्होंने अपने नए स्टोर्स खोल रहे हैं। सो लेट मी शो ऑल्सो। सो ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये लोगों ने कैसे अपने नए नए एक्सपीरियंस सेंटर्स कहते हैं इसको, जो इन्होंने ओपन किए हैं। सो जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे क्वार्टर 3 के बाद से जो इनका लास्ट 2 क्वार्टर आता है, और आई थिंक इन्होंने क्वार्टर 4 में ही अपना आईपीओ भी किया था। तो आप देखिए 34 से इन्होंने जंप, जो 86 का जंप है, मतलब 86 इन्होंने नए एक्सपीरियंस सेंटर्स या फिर जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन लेड मॉडल होता है वहां पे से खोलते हैं, 86 ओपन किया। क्वार्टर में 98 ओपन किया, और वहां पे 78 ओपन किया। तो इसके कारण एक ह्यूज वे में ये लोग ओपन कर रहे हैं। अब ये लोग ओपन क्यों कर पा रहे हैं? ओपन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जो इनके पुराने स्टोर्स हैं, वहां पे जो थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट का जो कंसेप्ट है, मैंने वी टू की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो बेसिकली क्या है कि जो वो पुराने स्टोर्स है उसमें सेल्स कैसा आ रहा है, उस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी कंपनी जब अपना नया स्टोर खोलती है, तो उसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अगर उसके पुराने स्टोर्स हैं, अगर उसमें परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तभी तो वो नया स्टोर खोलेगा। तो अगेन इस कंपनी के भी आपको देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लोग जो नए स्टोर्स खोल रहे हैं, एक तरह से क्या है, दीज आर एन इन्वेस्टमेंट फॉर देम, फॉर देयर फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन लेड ग्रोथ। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लोग जो अपना गाइडेंस भी देते हैं, तो वहां पे भी ये लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमारा जो पूरा ग्रोथ है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेड ही आएगा। तो जो इस चीज के कारण, इस चीज का इम्पैक्ट देखोगे ना, तो इस चीज का आपको इम्पैक्ट सीधे दिखता है इनके मार्केट शेयर कैप्चरिंग में। सो लेट्स सी द मार्केट शेयर ऑल्सो। सो आप देखिए जो इनका मार्केट शेयर है अभी बढ़ के इनका 17.4% हो गया है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और जो मैंने यस्टरडे भी आपको आई थिंक ट्विटर पे शेयर किया था, जो मार्केट शेयर का डेटा, तो लगभग ये अभी बढ़ के इनका 17% से लगभग बढ़ के 20% के आसपास हो गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली जब आप इनका क्वार्टर 3 का नंबर देखोगे ना, तो वहां पे आपको इनका मार्केट शेयर और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ वन क्वार्टर थिंग, ये आपका लगभग पिछले 7 या 6 या 7 क्वार्टर से इनका मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। सो वन मोर इंटरेस्टिंग चीज आपको देखना है कि क्यों मार्केट शेयर बढ़ रहा है। सो दिस 2 पॉइंट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए क्वार्टर 1 में आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 46 में से 23 माइनस कीजिए, लगभग 23,000 हो गया। नाउ यू सब्ट्रैक्ट 65 फ्रॉम 39, इट विल कम अराउंड 26,000 ऑफ वॉल्यूम्स इंक्रीमेंट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इनका सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो सेल्स का डिफरेंस है, मतलब पिछले ईयर से आप कंपेयर करोगे, कहने का मतलब क्या है, मोर एग्रेसिवली कैप्चरिंग द मार्केट।
तो ये चीज कहना चाहता हूँ मैं। तो दिस इज दिखा रहा है वो कंपनी का मोमेंटम किस तरह से वो कंपनी आगे बढ़ रही है। ओके, सो ये चीज है। अभी ओके, नाउ जो टारगेट है इनका इस फाइनेंशियल ईयर में, लगभग आप पूरा जो ओपन करने की बात करते हैं लगभग 700 स्टोर्स खोलते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी कि बाय द एंड ऑफ Q4 ये लगभग आप देखेंगे ना लगभग 350 360 के आसपास ही स्टोर्स थे। तो ऑन एन एवरेज अगर आप निकालोगे रफ एस्टिमेट तो 90-100% के आसपास इनका तो मार्केट मतलब जो टोटल एक्सपीरियंस सेंटर्स है वही आपका ओपन हो जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी। अब इनको अगेन एक और चीज जब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि अभी जो भी इनके पीयर्स देखते हैं, जब पीयर्स की बात करते हैं ये लोग, तो पीयर्स में ये लोग अपने ओला इलेक्ट्रिक या फिर बजाज ऑटो के जो चेतक ब्रांड है या फिर हीरो इलेक्ट्रिक का जो वीडा ब्रांड है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि सिंस उनके जो स्टोर्स हैं वो आपके देखेंगे तो इंडिया के काफी सारे मतलब सिटीज में है, लगभग 800-900 स्टोर्स भी हैं उनके। तो वहां से भी इनको कॉन्फिडेंस आता है कि बहुत सारी ऐसी सिटीज है जिनको उन्होंने पेनिट्रेट नहीं किया है। और जब आप सदर्न मार्केट को भी जाओगे ना जहाँ पे इनका ऑलरेडी काफी कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सिटीज है जहाँ पे उतना पेनिट्रेशन नहीं है। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसी सिटीज भी जैसे बड़ी सिटीज हो गई, सपोज की चेन्नई है, तो चेन्नई में तो बहुत सारे स्टोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन सभी जगहों को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इनका मेजर अभी जो ड्राइवर है ना वो आपका मिडिल इंडिया है। तो मिडिल इंडिया अगर आपको देखना है तो यू कैन क्लियरली सी। सो ये चीज है जो एक्सक्लूसिव सेंटर्स है सदर इंडिया में 234 है। अभी ये जो मिडिल इंडिया वाला सेगमेंट हो गया पूरा आंध्र प्रदेश ओडिशा से लेकर आपको गुजरात और मध्य प्रदेश वाला रीजन है। तो यहीं पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। और जो अभी जो नए स्टोर्स उनके पूरे खुले हैं ना, एक लार्ज चंक जो स्टोर्स खुले हैं वो आपके मिडिल इंडिया में ही खुले हैं। अब ठीक है, तो अभी जो मार्केट शेयर है इनका मिडिल इंडिया में वो लगभग आपका डबल डिजिट आ गया है। तो वहां पे भी काफी ट्रैक्शन है। अगर अब हम लोग उसी में थोड़े ग्रैनुलरिटी में जाते हैं तो आप गुजरात में फोकस कीजिए और मध्य प्रदेश में फोकस कीजिए। तो ये जो दो स्टेट्स हैं यहाँ पे इनको काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है। और मध्य प्रदेश का ये लोग अपनी केस स्टडी शेयर करते हैं, मध्य प्रदेश का कंपैरिजन करते हैं अपने किसी सदर्न स्टेट के साथ, लेट से कर्नाटका। तो मध्य प्रदेश और जो गुजरात वाला एरिया है वहाँ वो भी इनके लिए काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। कैसे मालूम चलता है? एक तो जो इनके स्टोर्स खोलोगे आप उसका ब्रेक इवन जल्दी होगा। पहले ब्रेक इवन करने में आई थिंक कुछ 1 से 2 साल लगते थे इनको, अभी वो घट के कुछ क्वार्टर्स या फिर 1 साल के अंदर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो क्यों जो आपकी जो पुराने डीलर्स हैं, क्योंकि पूरा डीलर लेड मॉडल है, खुद से तो अपने स्टोर्स खोलते नहीं है। तो वो जो डीलर लेड मॉडल है वो आपका वो भी विंटेज हो रहे हैं, दे आर इवन गेटिंग मोर एक्सपीरियंस्ड। एंड एट द सेम टाइम विद गोइंग टाइम ये कंपनी में एक्सपीरियंस हो रही है और जो कैसे प्रोडक्ट दिखाने हैं, क्या क्या कस्टमर से क्वेश्चन होते हैं उसको और करने में बेसिकली गेटिंग एक्सपीरियंस इन दैट सेगमेंट। तो उसका फायदा क्या होता है? तो जब स्टार्टिंग से ही जो अटैच रेट होते हैं ना इनके, वो आपके 10-20-30% होते हैं और वो क्विकली बढ़ते हुए भी दिखते हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग चीज आपको और कनेक्ट होगा। तो जब भी आप एक नया स्टोर खोलोगे, एक नए ज्योग्राफी में आप गए, ठीक है, तो वहां पे आप सोचिए क्या आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स को सेल करवाओगे क्विकली या फिर पहले आपको मास प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। तो इसलिए जैसे इनका जो रिट्जा प्रोडक्ट आया है जो कि 90,000 रुपीज में आता है, तो इससे एक और फायदा इनको ये हुआ है जो गुजरात वाले एरिया में, तो वहां पे जाके ये लोग पहले उन प्रोडक्ट को आगे करते हैं। तो क्या होता है उससे कस्टमर को आप बेचते हो, कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ होगा, इनके स्टोर्स के बारे में मालूम चलेगा और धीरे धीरे जो इनके सेल्समैन वगैरह होंगे, डीलर्स होंगे, वो फिर आपके 450 मॉडल को मतलब प्रोसीड करते हैं। तो इस तरह से ये लोग बढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी जो अटैच रेट है वो भी बढ़ती है, जिसके वजह ये लोग अपने जो एक्सेसरीज वगैरह हो गए उसको सेल करते हैं, जो एथर स्टैक सॉफ्टवेयर है उसको सेल करते हैं। तो बेसिकली दिस इज हाउ द कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ओके, अब अगर हम लोग और कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बात करना है तो आपको एट द सेम टाइम इनके चार्जिंग इंफ्रा के बारे में बात करना पड़ेगा। सो तो जब आप इनके चार्जिंग इंफ्रा को देखते हो ना, तो अभी इनका जो चार्जिंग इंफ्रा है वो अप्रोक्सीमेट आपको अगर मैं बताऊं तो लगभग इनका 4000 प्लस के ऊपर चार्जिंग इंफ्रा हो रखा है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, चार्जिंग इंफ्रा में दोनों चीज आती है। तो एक तो इनका वो भी होगा जो आप अपने ऑन द हाउस मतलब जो आपके किसी सोसाइटीज वगैरह होती है उसके नीचे वो आजकल ईवी वाले लगे रहते हैं, ईवी के चार्जिंग जो इंफ्रा रहते हैं वो लगे रहते हैं, उसकी बात करते हैं। एंड एट द सेम टाइम इनके जो आप पेट्रोल पंप, बट इन द केस ऑफ ईवी जो होता है वो भी लगे रहते हैं। तो इंडिया में आज मोस्टली इनका सदर्न इंडिया में है, तो वो लगभग 4000 प्लस हो गया है। और अभी इन्होंने जो इनका एथर कम्युनिटी वाला मीट हुआ था वहां पे इन्होंने ये भी दिखाया है कि जो इन्होंने एक फास्टर चार्जर भी इन्होंने दिखाया है वहां पे, तो लगभग वो 2x स्पीड पे चार्ज करता है। तो अगर मैं आपको स्पीड बताऊं तो 6 किलोवाट आवर के स्पीड पे वो चार्ज करता है उनका। तो अगेन उस चीजों में भी आगे बढ़ रहे हैं। और एट द सेम टाइम इनके जो कुछ स्टोर्स है वो श्रीलंका में भी है, तो इनके दो एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस सेंटर्स है जो श्रीलंका में है। तो वो वाली चीज होगी। एंड दे हैव अ कैपेसिटी टू डू 2 स्टोर्स पर डे एट मैक्स। तो ये चीज है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया के बारे में इनकी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे तो आप ये क्लियरली देख सकते हो जो मैं आपको बता रहा था कि जो रेस्ट ऑफ इंडिया में भी इनका डबल डिजिट मार्केट शेयर हो गया है। और
ये हो गया रेस्ट ऑफ इंडिया, साउथ मिडिल सॉरी मिडिल इंडिया में आई थिंक 14% मार्केट शेयर है, वो मैं रेस्ट ऑफ इंडिया का बोल दिया था वहाँ पे। सो इन द सदर्न इंडिया लगभग 25% मार्केट शेयर है, मिडिल इंडिया में 14-15% मार्केट शेयर हो गया है। और अगेन यू कैन क्लियरली सी कि गुजरात में तो कितना पेनिट्रेट कर दिया और लगभग लगभग ऑलमोस्ट ऑन द सेम रेंज जो आपकी सदर्न इंडिया वाली मार्केट है वहाँ पे आ गया है। और जब आप रेस्ट ऑफ इंडिया बात करते हो तो लुक एट द जम्मू कश्मीर, वहाँ पे तो 42% मार्केट शेयर है, एंड दैट इज अगेन अ रीजन बिकॉज वहाँ पे बाकी कंपनीज भी कितनी है वो भी क्वेश्चनेबल चीज है। और गुजरात और राजस्थान में इनका जो जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ये सारी जो जगह है वहाँ पे भी काफी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। तो ये सारी चीज है। ओके, नाउ अब हम लोगों ने डीलर्स के बारे में बात कर ली। सो लेट्स वंस फॉर इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं यहीं पे। तो सदर्न इंडिया में आपको दिख जाएगा कि कंपनी जो है कंटिन्यूअसली अब ये अपने लीडर बन के रह रहे हैं। और ये सिर्फ लीडर ऐसा नहीं है कि किसी एक मंथ में है, अब ये कंटिन्यूअसली हर मंथ में मार्केट लीडरशिप रह रखी है इनकी। तो यहीं पे ये लोग अपने बाकी पीयर्स वगैरह को दिखा रहे हैं। दिस इज द आई थिंक बजाज ऑटो होगा, ये आपका ओला इलेक्ट्रिक होगा, दिस विल बी द हीरो मोटरकॉर्प, और फिर ये बाकी अदर कंपनीज होगी। अदर्स में तो बाकी ओकिनावा एंड ऑल दोस कंपनीज आ गए, और कुछ जापानीज कंपनीज भी आई हैं, तो वो सब भी यहाँ पे इनके अदर्स में आते होंगे। सो ओके, तो हाँ, अभी ठीक है, यहीं पे इनके इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जब आप देखोगे ना, तो मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बात की, तो उससे अभी देखिए इनका जो एडजस्टेड ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखोगे ना, तो ये आपको दिखेगा कंटिन्यूअसली आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन। एंड यहाँ पे जो एडजस्टेड ये लोग निकालते हैं विदाउट सब्सिडी, ये जो इंसेंटिव्स लिखा है इन्होंने, ये बेसिकली आपकी जो पीएम ई ड्राइव स्कीम से जो इनको पैसा मिलता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वन मोर इंटरेस्टिंग चीज सी की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपको कंटिन्यूअसली कम होता हुआ दिख रहा है। नाउ इसके क्या कारण है? अब देखिए, मैंने आपको बोला ये लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो खुद से अपना डिजाइन वगैरह करते हैं। सो जब आप डिजाइनिंग वाली पार्ट खुद से करोगे तो उसमें आप बेटर टेक्नोलॉजी लेके आओगे, तो वहां से बैलेंस ऑफ मटेरियल जो भी होगा, वो सारे की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स बोलता हूँ। फर्स्ट, इनका R&D कॉस्ट कम हो रहा है क्योंकि ये लोग खुद से अभी अपना काफी सारा चीज करते हैं। दूसरा, जब आप वॉल्यूम ग्रोथ करो जब आप वॉल्यूम ग्रोथ करते हो, तो अभी आपने देखा इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो जो नवंबर का भी डेटा या फिर जो बाकी बाकी आप टाइम का भी डेटा देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी है इनकी, मतलब 40-50% वॉल्यूम ग्रोथ रहता ही रहता है इनका। तो जब आप वॉल्यूम ग्रोथ करते हो तो आपका जो परसेंटेज टर्म्स में जो बाकी कॉस्ट वगैरह होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, ओवरहेड कॉस्ट वगैरह जो होते हैं उसके कारण भी ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है। फिर ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है तो उसके कारण जो आपका एबिटा वाला इम्पैक्ट है वो भी इंप्रूव होता है। तो अभी जो इनका एबिटा मार्जिन भी है ना, ऑल्दो नेगेटिव है, बट अभी वो सिंगल डिजिट में आ गया है। पहले वो लगभग 50% नेगेटिव था, फिर वो बढ़ के आई थिंक 11 या 12% हुआ था, फिर अभी वो घट के लगभग 9% हो गया है, मतलब -9%। तो जो लॉसेस है ऑन द एबिटा लेवल वो भी कम हो रहे हैं। तो उसके कारण जो है आगे जाके ये लोग अपने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आप वीडियो रिटेल को देखोगे तो आज से 1 या 1.5 साल पहले वो पहले एबिटा पॉजिटिव हुआ था, फिर वो पैट पॉजिटिव हुआ। तो वो वाला थीम यहाँ पे भी प्ले आउट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो अभी पहले ग्रॉस मार्जिन तो बढ़ रहे हैं इनके, और एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, उसके कारण जो एबिटा मार्जिन है उसका नेगेटिविटी कम हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव चीज में कम हो रहा है, और उसके कारण फिर जो आपका इम्पैक्ट है आपको पैट लेवल पे दिखेगा। तो अब एक और चीज, एबिटा मार्जिन और इंप्रूव होने का कारण क्या है? तो फिक्स्ड कॉस्ट पे कंट्रोल है ना। जो कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है ना, दे डू नॉट वांट टू डू वेरी हेवी कैपेक्स, ठीक है, हेवी कैपेक्स नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, एक लार्ज हेवी कैपेक्स नहीं करना चाहते हैं, कहने का मतलब क्या है, ये लोग चार्जिंग इंफ्रा भी जो है अपना वो अपने उसको आउटसोर्स करते हैं। तो खुद से नहीं करते हैं, पूरा R&D वाला पार्ट खुद से कर लेंगे, बट बाकी चीजें आउटसोर्स करते हैं, बैटरी से बाहर से लेके आते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज इंडिया में बैटरी वाले सेगमेंट में आपका जाने की कोशिश कर रहा है, बट बैटरी वाली जो पूरी इकोनॉमिक्स होती है उसकी वो पूरी अलग होती है, दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन। तो उसमें ये लोग जा नहीं रहे हैं, तो वहां से भी आपका कैपेक्स नहीं लगता है। फिर आपका एट द सेम टाइम ये लोग जो अपनी नई नई फैसिलिटी है उसको भी काफी कंट्रोल वे में खोलते हैं। तो जो इनका जो होसर वाला प्लांट अभी है, अभी जो ये लोग आपके संभाजी नगर औरंगाबाद में ये लोग खोलने की बात कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो वहां से वो EL प्लेटफॉर्म बनाएंगे, तो अगेन वहां से भी उनका फायदा होगा। और उसकी भी जो इकोनॉमिक्स है ना, बेसिकली इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है वो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल होगा। तो इन सभी चीजों के कारण जो आपका ये बेसिकली एबिटा मार्जिन और जो एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और अगर पॉइंट्स बोलेंगे तो कमोडिटी प्राइसेस है वो भी काफी स्टेबल है। और दूसरा क्या है, इनको डिस्काउंट नहीं देना पड़ता है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया। काफी सारी कंपनीज जो है वॉल्यूम ड्राइव करने के लिए डिस्काउंट पे फोकस करती है, तो यहाँ पे वो केस नहीं है। तो जब आप डिस्काउंट पे फोकस नहीं करोगे तो आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है वो कंट्रोल रहेगी, वो आपको घटेगा नहीं। तो अगेन आपको वो वाला प्रेशर नहीं लेना पड़ रहा है, बेसिकली कैश बर्न नहीं करना पड़ रहा है आपको। सो ये कुछ कारण है। इसी सब चीजों का जो रिजल्ट होता है वो आपको इनको दिखता है कि ये लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। कैसे बोल सकता हूँ मैं ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, सिंस अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, बट वो लॉस तो घट रहा है बोथ ऑन द एबिटा लेवल्स एज वेल एज पैट लेवल्स। तो ये चीज है। तो कंपनी भी कुछ उसी तरह से बोलती है कि FY 26 और 27 जो है ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर रहेगा
इनका प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ होते हुए। तो हमें वो चीज़ काफ़ी अच्छे से ट्रैक करनी है, प्रोवाइडेड कि ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर करते रहे। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि शॉर्ट टर्म में इनका डिस्ट्रीब्यूशन लेड वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, मतलब बेसिकली ग्रोथ आएगी, जो कि अभी जो पूरे जो मिडिल इंडिया है उसकी तरफ टारगेट कर रहे हैं, जो रिट्जा मॉडल है इनका। फिर जो नेक्स्ट ईयर से ये लोग आई थिंक बात कर रहे हैं, जो मिड टर्म में ये लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली कहते हैं कि नए प्रोडक्ट लॉन्च से इनका ड्राइवर आएगा ग्रोथ का। वो क्या है? वो अगेन ईएल प्लेटफॉर्म, फिर आगे जाके जेनिथ प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में बात करते हैं। सो ये सारी कुछ चीजें हो गई। तो अगर हम लोग कुछ और नंबर्स वगैरह के बारे में अगर देख लेते हैं, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द एबिटा मार्जिन्स। अभी ये H1 में इन्होंने लिखा है, अब ये घट के आपका सिंगल डिजिट में भी आ गया है, सिंस वो H1 का भी क्वार्टर वन का भी इम्पैक्ट है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। सो ये सारी चीज है। ये जो चीज है एथर ब्रांड के बारे में, तो ये लोग एथर ब्रांड में अभी एक और चीज है, जैसे आप देखेंगे ना कि जब आप एक नई चीजें आती है तो लोगों को मोर सोशल रिकॉग्निशन, मतलब सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए होती है प्रोडक्ट्स की। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ होता है, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कोलैबोरेट किया है। तो उन सभी जाते होंगे उस बेसिकली इनके शोज वगैरह में, और वहाँ पे दिखाते होंगे एथर स्कूटी को। तो इस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अदर इंडिया वाले के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप किया है, बाकी जो होर्डिंग्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें तो लगा ही रहे हैं लोग। और कंपनी ये भी कहता है कि आप किसी भी स्मॉल ब्रांड को देखते हो ना, जो अभी नया नया स्टार्ट ही हुआ है, तो वो वहाँ से भी हमें आइडिया लगता है कि जो एक नई कंपनी है दैट शुड ऑफ कोर्स वर्क ऑन देयर मार्केटिंग, तभी तो लोगों को उसके बारे में मालूम चलेगा। और बाकी जो वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है तो उनको मार्केटिंग में उतना स्पेंड करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका तो ऑलरेडी पता होता है लोगों को। बट फॉर एथर मार्केटिंग विल बी ऑलवेज अ सेंट्रल थिंग। अब ये जो मार्केटिंग है, ये लोग अपने डीलरशिप वाले जगह से मार्केटिंग नहीं करते हैं, मार्केटिंग इनका सेंट्रलाइज होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये सारी जो मेथड बताए इन्होंने, इन सभी चीज़ों के बारे में इनका मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है, रादर देन फोकसिंग ऑन द डीलर्स एंड थर्ड पार्टी लेड मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ है। ये तो इनके जो बैटरी और जो इनके जो वेरिएंट्स हो गए, बैटरी एज अ सर्विस पे मैं आता हूँ अभी। सो ये जो एथर कम्युनिटी डे है, जिसके बारे में आपको बोला था, जो हर साल एक बार करते हैं, जहाँ पे इन्होंने अपनी एथर स्टैक 7 को दिखाया है, जिसके बारे में मैंने बात की। फिर ईएल प्लेटफॉर्म भी दिखाया है, जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाला है। नेक्स्ट जेन चार्जिंग, जो कि मैंने आपको बोला 2x के स्पीड पे चार्ज करता है, अराउंड 6 किलोवाट पर आवर पे, और बाकी तो अटेंडेंस है पीपल का। सो दिस इज द केसेस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इन्होंने जो ईएल प्लेटफॉर्म को दिखाया है, एंड दिस विल बी द हाउ द मॉडल विल लुक। सो जो ईएल सीरीज इनकी आएगी नेक्स्ट ईयर में। सो द मेन फोकस ऑफ दिस ईएल सीरीज इज है ना, जो कन्वीनियंस है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे है। तो ये इनको क्या करेगा ना, लगभग वो 70,000 वाला जो रेंज है, 70-80,000 वाला रेंज है, उस वाले मास मार्केट के लिए केटर करने में हेल्प करेगा। सो ये बाकी सारी चीजें दिखा रहे हैं इनके प्लेटफॉर्म वगैरह के बारे में। दिस इज द फ्रंक, और जो बाकी स्टोरेज वगैरह एरिया होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ओके। चार्जर ड्राइव कंट्रोलर, दिस अगेन आई विल टॉक। सो ये चीज़ है। बाकी ये एथर स्टैक वगैरह के बारे में बोल रहा है, जिसमें ये लोग पॉट होल अलर्ट्स वगैरह देते हैं, फिर टच स्क्रीन है, और ये काफ़ी कुछ नेविगेशन वगैरह होता है, जो यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप सोचिए कि अगर आपके रेंज नहीं है, बेसिकली आपके पास बहुत दूर तक नहीं चल पाता है, तो अगेन वो भी एक डिटरेंस होता है। तो वहाँ पे ये लोग जो भी इनका है ना, लगभग ये 120-130 किलोमीटर के डिस्टेंस वगैरह भी जो है ऑन वन चार्ज ये लोग कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ये लोग। ओके, अभी देखिए इसके लिए मैं इस नंबर पे आता हूँ। तो अगर आप देखिए वॉल्यूम ग्रोथ जो है H1 में आपका 78% का वॉल्यूम ग्रोथ दिखता है। सो ये सारी चीज़ें, और जो अकॉर्डिंगली आपका जो सेल्स ऑफ व्हीकल मिक्स है लगभग 87% है, जो कि मैं बोल रहा था। और जो नॉन व्हीकल है, जहाँ पे आपके एक्सेसरीज वगैरह आ गए, एथर स्टैक आ गया, तो उसके कारण 30% ऑफ द रेवेन्यू है। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि वो पहले 12% था, वो बढ़ के भी 13% हो गया है। तो बेसिकली क्या है, और ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये इनका इस पे आगे कांस्टेंट हो गया है। तो ये जितना 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 इनका इस वॉल्यूम्स बढ़ेगा, मोर आप पेनिट्रेट करोगे, मोर एक्सेसरीज सेल करोगे, तो ये कंपोनेंट ऑफ कोर्स बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। सो ये चीज़ है, और मार्केट शेयर तो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। सो ये सारी चीज़ है इस कंपनी के बारे में अभी। तो यहीं पे मैं थोड़ा-सा केपेक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो केपेक्स का मैंने बोला, अभी जो इनकी जो होसुर प्लांट है, ठीक है? होसुर क्या आता है, अगेन साउदर्न इंडिया में है। ये एक्चुअली होसुर जो प्लेस है ना, इसके बारे में आप थोड़ा-सा और जान लीजिए। बेसिकली जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ हैं, आप देखो, आई थिंक लुमेक्स का भी। तो जब आप पूरे इंडिया को देखते हो और ऑटो मार्केट को देखते हो ना, तो होसुर आप जैसे आप देखिए, जैसे सूरत को कहते हैं डायमंड हब है इंडिया का। फिर चेन्नई वगैरह जो हो गया, फिर जो आपकी यूपी में कानपुर वगैरह है, लेदर मार्केट का हब कहते हैं। तो अगर जब आप होसुर को देखोगे ना, तो वो एक आपका बेसिकली ऑटो सेक्टर के लिए हब मिलता है। तो इस कंपनी का भी जो प्लांट है होसुर में, वो होसुर में एक प्लांट है, अगेन साउथ इंडिया में आता है, आई थिंक आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में आता है। यू कैन क्लियरली वेरीफाई, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो अभी तो वहाँ पे जो इनके होसुर वाली प्लांट है, वहाँ पे जिनकी कैपेसिटी है लगभग 35,000 यूनिट्स, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की इनकी फैसिलिटी है, वो कैपेसिटी है पर मंथ बनाने की। तो कुछ डेटा देखिए, फेस्टिव्स का डेटा देखते हैं। तो अक्टूबर में इन्होंने लगभग 10,000 व्हीकल्स बनाया था वहाँ से। अक्टूबर 24 में लगभग 21,000 बनाया था।
तो इस साल भी लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या, दो चीज आपको दिखी यहाँ से, एक तो ये दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग, जो कि इन सिंक विथ जो इनके वॉल्यूम ग्रोथ है वहां से आता है। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि जो इनकी 35,000 कैपेसिटी है उसमें अभी इनफ मार्जिन है कि इस साल को वो सर्व कर सके, तो आपको कैपेसिटी क्रंच नहीं है, वहां पे भी आपको दिख रहा है। दूसरा चीज, जो इनकी औरंगाबाद वाली प्लांट है वहां पे थोड़ा सा डिले हुआ था, बट अभी तो वो ऑन द टाइमलाइन हो गया है, बट कंपनी ये कहती है उसके कारण अभी हमें कुछ अपने वॉल्यूम्स पे डिले नहीं आएगा। तो इसीलिए इन्होंने इनको जब मान लीजिए कुछ ईएल प्लेटफॉर्म्स लाने हैं तो तब तक के लिए वो अपनी होसुर फैसिलिटी से बनाना स्टार्ट कर देंगे उसको। और जब जो आपकी औरंगाबाद वाली प्लांट है जो कि इनको फैक्ट्री 3.0 कहते हैं उसको, तो वो जब आएगा तो वहां से वो लोग बनाएंगे। तो ये चीज है। और ये जो प्लांट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला काफी ऑप्टिमाइज प्लांट है, तो उससे जो आपके फिक्स कॉस्ट है उस पर भी कंट्रोल आएगा, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा उनको। तो अगेन जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स और जो वो पूरी चेन है ना, वहाँ पे आपकी जो मार्जिन वाली प्रोफाइल है वहाँ पे भी आपको इंप्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। अगेन ये ग्रीनफील्ड फैसिलिटी है, और बेसिकली जो औरंगाबाद वाली प्लांट है यहाँ से पूरा पूरा अपना जो बेसिकली ईएल प्लेटफॉर्म है ना इनका उस पर फोकस करेंगे। और वन मोर पॉइंट हेयर फॉर द ईएल प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे जो व्हील्स होंगे वो 14 इंच वाले व्हील्स होंगे, तो अगेन उससे बेटर फैसिलिटी होगी, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होगा, उसके बारे में होगी चीजें। ओके, बाकी चीजें तो हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको बैटरीज के बारे में कुछ चीजें मुझे बतानी है। अब एक बैटरी जो होता है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हो जाता है आपके पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अब जो हमने पीपीटी में देखा था बैटरी एज अ सर्विस, ये क्या होता है? जैसे आप देखते हो रियल एस्टेट एज अ सर्विस जो आपके कोवर्किंग चीजों में होता है, और क्लाउड एज अ सर्विस जो कि आपकी डेटा सेंटर्स वाली कंपनीज के लिए आएगा, तो बैटरी एज अ सर्विस यहाँ पे आता है। तो क्या है, बैटरी जो होगा वो एथर का होगा, ओनरशिप एथर की होगी। हाँ, अब लाइक ऐसे समझ लीजिए लैंडलॉर्ड काइंड ऑफ वर्क करेंगे, जो एथर है वो लैंडलॉर्ड वर्क करेगा, जो कस्टमर होगा वो बैटरी को लेके जाएगा ऑन रेंटल बेसिस, आप मान सकते हो। अब उसके लिए वो आप एथर को चार्ज करेगा, जो कि अगेन आपकी नॉन ईवी वाले रेवेन्यू में जाके ऐड हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होता है, कस्टमर के लिए एक कंसर्न होता है, टोटल कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट होता है, फिर बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर का जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो कस्टमर जो है इट विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट टू बाय योर प्रोडक्ट। और सो उस थीम पे ये लोग काम करते हैं। जो बैटरी, इसलिए जो बैटरी एज अ सर्विस है ना, उसके कारण जो इनको इनिशियल कॉस्ट है जो उनके व्हीकल्स की, वो उनको घटाने में कामयाब हो पाए हैं। तो लगभग अगर 1,30,000 है तो उसको घटा के लगभग 1,20,000 1,10,000 के आसपास ले आए हैं। तो दैट इज द पर्पस ऑफ बैटरी एज अ सर्विस। अब ये चीज है। अब दूसरा चीज, बैटरी में टेक्नोलॉजी कैसे कैसे यूज होती है, मैंने इस चीज को लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो एक बैटरी है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज होती है, दूसरा आपका निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट बैटरी होती है। अब जो परफॉर्मेंस होती है वो आपकी जो निकल कैडमियम और कोबाल्ट बैटरी है उसको कहते हैं एनएमसी बैटरीज कहते हैं, उसकी ऑफकोर्स परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू एलएफपी बैटरी, जो मैंने आपको लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी बोली है। तो बट जो लिथियम बैटरी है ना वो आपकी लाइट होती है, सॉरी हाँ लाइट होती है, परफॉर्मेंस भले ही कम होती है, उसका जो सप्लाई चेन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट वहीं पे जो निकल मैग्नीशियम और कोबाल्ट है, वो आप देखिए ना, ये जो कंपोनेंट्स ये काफी जो वैसे हैं बहुत वोलाटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, और इंडिया में इसकी अबंडेंस भी नहीं है, तो इंडिया इंपोर्ट करता है। नाउ आपने देखा चाइना में इतने रेयर अर्थ वाले इशूज चल रहे थे, तो उसके कारण जो सप्लाई चेन है इन इस बैटरीज की काफी वो होती है, मतलब इशूज रहते हैं वहाँ पे। तो ये क्या करता है, एक तो आप देखेंगे आपको डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा, जो आपकी लिथियम वाली बैटरीज है वो आपका एलएफपी बैटरी जो है वो आपकी कॉस्ट में 10 से 15% कम होता है, उसकी परफॉर्मेंस मोर और लाइन इन द सेम रेंज ही रहती है, और वो इस बैटरीज को ये लोगों ने अपने व्हीकल्स में इंकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके कारण जो इनका ये वाला कंसर्न है ना, तो यहाँ पे भी आ, मतलब जो रेयर अर्थ वाला इशू था या फिर जो बैटरी के प्राइसेस वाला इशू था वो भी सॉल्व होता है। तो अगेन वो दिखाता है कि कैसे इंडस्ट्री आपकी अल्टरनेटिव्स की तरफ जाती है। तो ये लोग मतलब इस तरह से इस बैटरी में भी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ओके, सो वन मोर थिंग, अभी देखिए, तो मैंने अभी आपसे बैटरी एज अ सर्विस की बात की, तो बैटरी एज अ सर्विस और साथ ही साथ एक और चीज होती है बैटरी स्वैपिंग। आप इन दोनों चीज को रिलेट मत कीजिएगा, मतलब रिलेटेड लगेंगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है। तो बैटरी एज अ सर्विस का मैंने आपको बता दिया, दोनों ही जो मेथड है ना, बैटरी स्वैपिंग और बैटरी एज अ सर्विस, दोनों ही एक तरह से आपको कंज्यूमर को उसकी रिलायबिलिटी या फिर जो कन्वीनियंस है उसको बढ़ाता है, मार्केट को डीपली पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। बैटरी एज अ सर्विस के बारे में हमने बात कर लिया है। उससे अगेन आपके जो अटैच रेट्स वगैरह उसको भी इंप्रूव करने में फायदा होता है। अब बैटरी स्वैपिंग के बारे में बातें करते हैं। बैटरी स्वैपिंग आज इंडिया में नहीं होता है, ठीक है, बट बैटरी स्वैपिंग वाले पूरी जो थीम है इसको अगर आप देखना चाहते हो तो कौन सी कंट्री इसको ड्राइव करता है, आपकी चाइना कंट्री ड्राइव करती है। चाइना में दो कंपनीज है, एक एनआईओ और एक गोगोरिया कंपनी है, ठीक है। अब एनआईओ जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह में काम करता है, और जो गोगोरिया कंपनी है वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में काम करता है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरे चाइना में और ताइवान ताइवान में आपके बहुत सारे चार्जिंग इंफ्रा लगाए हैं। अब
आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो बैटरी एज अ सर्विस है वो आपकी कैपिटल लाइट मॉडल हो गया, बट जो आपकी बैटरी स्वैपिंग चीज़ है वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव मॉडल हो गया ना, क्योंकि आपको बहुत सारे चार्जिंग इंफ्रा लगाने पड़ेंगे। तो अभी तो वो चीज़ हमारे इंडिया में आई नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, बट वो आपको अंडरस्टूड मतलब पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। बट अभी तो आप देखिए ना, तो 3 चीज़ मैं बोलता हूँ, एक तो बैटरी की ओनरशिप, फिर बैटरी एज अ सर्विस, फिर बैटरी स्वैपिंग। ये बेसिकली क्या है, आप वैल्यूएशन में आगे बढ़ रहे हो। तो जो कस्टमर की कन्वीनियंस है, मतलब मैं एक बैटरी परचेज करूँ खुद से, मैं उससे खुद से रिप्लेसमेंट करूँ, तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। दूसरा, मैं बैटरी एज अ सर्विस पे जाता हूँ, तो बैटरी की ओनरशिप, मेरे जो घर है उसकी ओनरशिप एथर को दे दिया मैंने, मैं उसके लिए रेंट पे किया, तो मेरी कन्वीनियंस ज़्यादा बेटर हो गई। थर्ड, बैटरी स्वैपिंग, तो वहाँ तो 2 या 3 मिनट में आप बैटरी स्वैप करोगे और आप आगे बढ़ोगे, तो उससे आपकी बैटरी चार्जिंग जो टाइम होती है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और ये बैटरी चार्जिंग भी होगी, वो पूरी सेंट्रलाइज होगी, तो वो कंपनी के लिए भी अच्छा है। और फिर ग्रिड स्टेबिलिटी भी होगी, जो हम पूरे रिन्यूएबल के थीम्स पे बात करते हैं। तो ये इस तरह से इकोसिस्टम वर्क करता है। तो दिस इज हाउ द सेक्टर विल प्रोग्रेस, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। अब तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ इश्यूज वगैरह के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बैटरी से रिलेटेड ही लोकलाइजेशन वाली जो चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे सरकार का बहुत सारा टारगेट है, बहुत सारी चीज़ों को लोकलाइज करना है। इसी में बैटरी के बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। तो अभी आज के डेट में तो बैटरी बेसिकली इंडिया में असेंबल ही हो रही है, और ईवी कंपनीज के केस में तो पूरा बाहर से आता है, बस बैटरी पैक्स बनाते हैं ये लोग। सोलर वाले कंपनीज में भी हमने देखा कि सेल्स बाहर से आती है, इंडिया में असेंबलिंग होती है। तो वो चीज़ है। तो अब इकोसिस्टम कैसे डेवलप होना है? इंडिया में कुछ कंपनी जैसे ओला इलेक्ट्रिक है, जो आपके गीगा फैक्ट्रीज वगैरह में जा रहा है ना? नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आप देखिए जनरली जब भी आप किसी कंपनी को देखते हो ना, तो हमेशा कंपनी को पेनिट्रेट वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे आपका सिनर्जीज होते हैं, है ना? ये हम देखते हैं। तो अभी जैसे देखिए, जो बैटरी मेकिंग जो मेथड है वो पूरा एक तरह से अलग मेथड हो जाता है। जो पूरी रॉ मटेरियल की कैसे सप्लाई है, यू विल सी इट हियर। और दूसरा, जो आप बैटरी की जो इकोनॉमिक्स वगैरह होती है, जैसे टेस्ला वगैरह हो गया, कैसे जो हाई हाई कैपेसिटी ड्रिवन मॉडल है ना वहाँ पे, तो उसका जो ब्रेक इवन टाइम्स वगैरह होता है वो काफ़ी अलग होता है। तो जब आप एथर को देखते हो, तो एथर एक तरफ तो आपका पूरा एसेट लाइट मॉडल पे चल रहा है। दूसरा, अगर वो उस बैटरी में घुस जाएगा तो वो कितना आपको इनको कैश बर्न वाले मोड में जा सकता है। खास करके वैसी कंपनी जो एक टोटली इनटू प्योर प्ले ईवी के अंदर है ना? और अभी उसका ब्रांड उतना डेवलप हुआ ही नहीं है, मार्केट में उतना पेनिट्रेट किया ही नहीं है। तो उस कारण से ये कंपनी का कोई फोकस नहीं है कि हम उस बैटरी सेगमेंट में जाए। दूसरा चीज़, आज की डेट में जो बैटरी की मार्केट है, चाइना में ऑलरेडी डेवलप्ड है। चाइना, कोरिया, ताइवान, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में मिलते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में वो बैटरी वाला थीम आ नहीं सकता है। बैटरी वाला थीम आएगा। अब इंडिया में कुछ कंपनीज बताए, जैसे अब अमारा राजा, फिर रिलायंस ने पार्टनरशिप किया है किसी कंपनी के साथ, या फिर जो एक्साइड वगैरह है, ये सारे आपके बैटरी और सेल्स वगैरह में आगे चल रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में, जैसे आपने सोलर वाले पूरे सेक्टर में देखा, मॉड्यूल से सेल और सेल से कैसे वो वेफर्स की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको एक तो ईवी कंपनीज अलग दिखेगी। दूसरा, जो पूरा बैटरी की वैल्यू चेन है वो डेवलप होगी, जो बैटरी सेल्स लिथियम आयन या फिर जो निकल वाली बैटरीज है वो बनेगा। तो उसके कारण जो बड़ी बड़ी कंपनीज है एक्साइड और जो मार्केट लीडर्स हैं, वो सारे उसमें जाएंगे। तो कंपनी वहां से फोकस फोकस करता है। नाउ सेकंड चीज यहाँ पे जो बैटरी में आएगा कि क्या प्राइस कंपटीशन, प्राइसेस कैसा रहेंगे, जैसे इंडिया वाला है और जो चाइना वाला है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वो डिपेंड करेगा कि जो एथर है या फिर जो बाकी कंपनीज है वो कहाँ से वो उसको सोर्स करेगा अपने सप्लाई चेन्स को। सो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस काफी इंपॉर्टेंट है, बट अगेन उसमें उतना डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज चाइनीज मार्केट इज ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव। तो वहाँ पे कैसे कम्पीट करना है। फिर इसके बाद आती है क्वालिटी की बात। तो जो कोरियन बैटरीज वगैरह होगी या फिर ताइवानीज बैटरीज होगी, तो उन सभी का जो बैटरी का, सिंस वो बहुत समय से काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो वहाँ पे वो जो चीज है इंडियन कंपनीज को उसको भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से वो बैटरी वाला पूरा सेगमेंट इवॉल्व करना है। तो वहाँ पे एथर कैसे प्लेस होता है, खुद जाके अपना वो सेल प्लान लगाए, वो तो उतना लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं लगेगा, बट कुछ कंपनी ट्राई करती है, तो दैट इज देयर थॉट प्रोसेस। सो वो चीज है, तो कंपनी वहाँ पे नहीं काम करता है, बट कंपनी इज ऑल्सो होपफुल। एंड ये दिखता भी है कि इंडिया में वो इकोसिस्टम डेवलप होने की बात है। सो ये कुछ चीजें हो गई। ओके, अब थर्ड चीज थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसमें कंपनी ने क्या किया है, खुद का ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम बनाया है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो वो बेसिकली स्किड करने से बजाता है। तो वो चीज है। तो उसके कारण वो लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने जो अगेन एथर जो है बेटर प्लेस्ड है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। अब बात करते हैं जो रेयर अर्थ मिनरल वाले इशूज चल रहे हैं। इसके लिए आपको मेरा ऑटो एंसिलरी वाला, आप सोना कॉम्स्टर वाली वीडियो देख लीजिए, दोनों क्वार्टर में डिस्कस किया है, वहां से आपको बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा यहाँ पे। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हैवी होता है, एक नॉर्मल रेयर अर्थ मिनरल्स होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो जस्ट लेट मी नो, आई कैन मेक अ वीडियो, स्मॉल वीडियो। सो डिस्पोजियम, नियोडाइनियम, ये सबको कहते हैं हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स कहते हैं। तो चाइना ने जो बैन लगाया है वो आपके हैवी रेयर अर्थ मिनरल से बैन लगाया है, ना कि नॉर्मल वाले। तो अब जितने भी कंपनीज है, आप ये देखिए कि जब भी किसी सेक्टर में इश्यूज आते हैं ना, तो उसके उससे क्या होता है, अगेन
अ लॉट ऑफ इश्यूज आर आल्सो अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो जैसे आपने सोना कॉम्बोशन में भी अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ पे वो लोग फेराइट्स भी ला रहे हैं, नए सप्लाई चेन्स को डेवलप कर रहे हैं। सो कंपनी उस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये कंपनी भी जो है इनका भी फोकस वही है, ए आर&डी पे काम करेंगे, बेसिकली फेराइट्स पे जाएंगे, नई सप्लाई चेन्स लाएंगे। तो इस तरह से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ है। अब इसमें मिस्टर जयशंकर का एक आपको लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको बैटरी में बोला, एक चीज़ होती है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एक होती है सप्लाई चेन्स। सपोज़ कीजिए कॉस्ट में, तो देयर कुड बी अ क्वेश्चन कि भाई इंडिया में क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है? आप चाइना से क्यों नहीं ले आते हो? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला बैटरी वाले सेगमेंट में कॉस्ट की उतनी डिफरेंशियल नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिटिव कॉस्ट है। सो इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, इट्स अबाउट सॉल्विंग द सप्लाई चेन इश्यूज, कि भाई कल को सप्लाई ही कम हो गई तो आप कैसे लेके आओगे? तो इसीलिए जो रेयर अर्थ वाला जो बैटरी वाला सेगमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक और इशू है कैनिबलाइजेशन का। कैनिबलाइजेशन क्या होता है? जो आप एनिमल्स वगैरह में देखते हो, कैनिबल्स होते हैं। तो आप ये सोचिए, जब इनका 450 वाला मॉडल है, वो महँगा है एज़ कम्पेयर टू आपका जो रिट्ज़ा मॉडल है। तो जब आप किसी शॉप में जाओगे, इनके एक्सपीरियंस सेंटर में जाओगे, तो वहाँ पे देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो कस्टमर है, वो अब आके आपका सस्ता वाला मॉडल लेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बढ़ गए ना। सो 450 वाला मॉडल नहीं लेगा। बट द चीज़ क्या है, पहले जो कस्टमर नहीं ले रहा था, उसका कारण ये था ना कि उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। तो एक जो ऑर्गेनिक वे होता है इंडस्ट्री का, लगभग 80% आपका मास वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं और लगभग 20% आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ शो करता है कि इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है और वो उस तरह से आगे बढ़ रही है। सो वो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बेसिकली इवोल्यूशन है इंडस्ट्री का। तो इसीलिए जब आप इस कंपनी का जो नंबर्स देखते हो ना, तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा दिखता है और जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसका कम दिखता है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट में खराब चेंज नहीं हो रहा है, वो बेसिकली कंपनी उस तरह से ही आगे बढ़ रही है। सो वो सारी चीज़ होगी। अब सब्सिडी वाला तो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख ही लिया, कि सब्सिडी वाला जो इम्पैक्ट है वो उतना अ, अब उतना आएगा नहीं, क्योंकि जो सब्सिडीज़ का परसेंटेज है वही बहुत कम हो गया है। अभी जब 10,000 पे चल रहा है, अब 10,000 से वो 5,000 हुआ है, तो लगभग 3% का एथर एथर को आएगा। और बाकी एथर में हमने देखा ही, अभी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बोला कि डिस्काउंट्स वगैरह देते नहीं है, उसको पास ऑन कर देते हैं। एक्सेसरीज़ से आता है इनका काफ़ी सारा रेवेन्यू, 10-15% के बीच में। फिर आपकी आर&डी वाले काम करते हैं। तो वो सारी चीज़ हो गई। ओके, तो ये सारी चीज़ हमने बात कर ली। अब अगर कुछ और पॉइंट्स हैं तो लेट मी सी। 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें हैं। एक चीज़ है एसी-डीसी चार्जर एंड मोटर कंट्रोलर क्या होता है? सो बेसिकली एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? तो आपने एसी मतलब जो आपकी स्विच वगैरह होती है, वहाँ से आपने प्लग लगाया, एसी करंट लिया, उसको आपने अंदर लाया। एसी से डीसी कन्वर्टर बक-बूक कन्वर्टर्स होते हैं, जो थोड़े इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा, उनको अच्छे से क्लियर होगा। तो उसको बेसिकली एसी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी क्या होती है? जो आपके रिमोट्स हो गया, चार्जर्स वगैरह होते हैं, उसमें लगे होते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसको आप मोटर कंट्रोलर में देते हो। बेसिकली ड्राइव मतलब एक तरह से कंट्रोलर हो गया। उससे वो आपके पूरे जो पावर ट्रे है, उससे जाके आपके मोटर्स वगैरह में जाएगी और उससे व्हील्स रोटेट होगी। तो पहले ये जो इनका जो कंट्रोलर था, वो अलग-अलग होता था। तो उन्होंने जब ईएल प्लेटफ़ॉर्म बनाया, उसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो उससे क्या होगा, साइज़ कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कन्वीनियंस बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली चीज़ हो गया। ये कैसे काम करता है, आई कैन शो इट हियर आल्सो। तो ये इनका एसी-डीसी चार्जर कंट्रोलर के बारे में हो गई। अब कुछ कॉम्पिटिशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्पिटिशन तो अगेन बहुत ही हाई कॉम्पिटिशन है। तो आप अगर आपने मेरा वो अभी ट्वीट देखा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो बेसिकली उसमें क्या है, आपने देखा कि कैसे कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई हो रहा है। जो अभी आपका नवंबर मंथ है, वहाँ पे जो ओला इलेक्ट्रिक है, वो 4th पोज़ीशन पे आ गया है। फर्स्ट पे आपका आई थिंक बजाज ऑटो है, सेकंड पे कौन है? आई थिंक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। फिर आपका एथर आता है, फिर हीरो मोटर कॉर्प भी है, और फिर आपको ओला इलेक्ट्रिक है। तो कॉम्पिटिशन तो काफ़ी इंटेंसिफाई हो रहा है। ओला कंटीन्यूअसली मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है, और जो एथर है कंटीन्यूअसली मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। और जो आपकी जो लेगेसी प्लेयर्स थे, जो मतलब आपके टू व्हीलर्स वाला सेगमेंट है, वो तो काफ़ी डीपली पेनिट्रेट कर ही रहे हैं। वो उनका तो मार्केट से लगभग 25% पे चल ही रहा है। टीवीएस सॉरी, बजाज ऑटो का चेतक, टीवीएस, फिर आपका एथर लगभग 20% पे आ गया है। फिर आपका ओला इलेक्ट्रिक जो कम चल रहा है, नहीं सॉरी, फिर उसके बाद आता है आपका हीरो मोटर, आपका वीडा, फिर ओला इलेक्ट्रिक। तो 5 प्लेयर्स हो गए। तो काफ़ी ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो जो अच्छा करेंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो चीज़ें, और कुछ जापानीज़ कंपनीज़ का भी एंट्री हुआ है। तो जापानीज़ कंपनीज़ कौन है? वो कुछ लेगेसी आईसी आईसी स्कूटर्स बनाने वाले कंपनीज़ का एंट्री हुआ है। तो उससे क्या होता है? अगेन ये क्या है ना, आप जैसे वी टू रिटेल को यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। तो वो कहता है कि पूरे इंडिया में 4 से 5 प्लेयर्स को अच्छी तरह से रहने का कैपेसिटी है, सिंस इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन। तो सिमिलरली जब आप देखते हो ऐसे कोई जो बहुत स्ट्रॉन्ग, मे बी सुजुकी वगैरह किसी की बात कर रहे होंगे लोग, तो ऐसी जब बड़ी कंपनीज़ आती है, तो बेसिकली क्या होता है, उनके शोरूम में अब आपको बहुत आईसी वाले व्हीकल्स भी दिखेंगे, और एट द सेम टाइम आपको इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल्स भी दिखेंगे। तो जो कस्टमर आएगा उसका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगेन मार्केट को मैच्योर करने में हेल्प करता है वो वाली चीज़।
सो ये चीज़ होगी। अब फाइनली अगर मैं कुछ कंक्लूड करूँ तो पूरा सेक्टर तो आपको कंक्लूजन में मैं आपको 3 फेज़ के बारे में बताऊँगा। तो जो फर्स्ट फेज़ था लगभग 2016-18 के टाइम पे, तो वहाँ पे जो टीसीओ टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया है, तो उस पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि सेक्टर इवॉल्व हो रहा था। लोगों को दिखाना था कि इतना कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, तो उस तरह से सेक्टर आगे बढ़ा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कोविड से लेके 2021-22 का टाइम, तो वहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप तो कम हो रही थी, साथ ही साथ लोगों की अपील, लोगों का इंटरेस्ट वगैरह बढ़ना स्टार्ट हुआ। वो वाला जो फेज़ था आपका डिस्काउंट वाला भी फेज़ था, जहाँ पे आपके फेम वगैरह स्कीम थी, वो चले गए, तो लोगों ने डिस्काउंट डिस्काउंट किया, कैश बर्न वाला फेज़ आ गया। और जो अभी वाला फेज़ चल रहा है, वो आपका अगेन एडॉप्शन कर्व को आप याद कीजिए, वो पेनिट्रेशन की कोशिश है 20 से 50% के बीच में जाने की बात कर रहा है। तो वो पूरा मास मार्केट में बढ़ने की बात हो रही है। तो ये क्या है, इस तरह से ये पूरा सेक्टर इवॉल्व कर रहा है। सो अब आप देखेंगे तो सेक्टर तो काफ़ी एक्साइटिंग है। अब इसमें जो ओवरऑल अगर आपको देखना कैसे है, तो जो आपको कंटिन्यूअसली ये ट्रैक करते रहना है कि कौन सी कंपनी कहाँ पे प्लेस हो रही है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, कौन बैटरीज़ वगैरह में अच्छे से काम कर रहा है। फिर आपकी सप्लाई चेन्स वगैरह जो हो जाती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप आई होप कि आपको एथर के बारे में तो एटलीस्ट पूरा अच्छे से फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड मालूम चल गया होगा। सो ये सेकंड वीडियो थी। आप इसको इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेरे जो इलेक्ट्रिक ईवी वाली जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके साथ साथ में देखिए, तो आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब इसके बाद वाले वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक को डिस्कस करेंगे, फिर बजाज ऑटो को भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे स्ट्रांगली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि सेक्टर में चल क्या रहा है। फिर जो आगे जब क्वार्टर्स की वीडियोज़ मेरी आएँगी, तो वहाँ पे आपको एक उतना डिफिकल्टी नहीं होगी कि भाई सेक्टर में चल क्या रहा है समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल गया होगा। सो होप यू हैव लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।